फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की क्लास 12 की बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग अपने चैप्टर 8 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो देखिए, ये हमारी एनसीईआरटी की इस पुस्तक का आखिरी चैप्टर है और जिन लोगों ने इस पूरी सीरीज को ध्यान से देखा है उनकी ये एनसीईआरटी की बुक 8 क्लासेस में कंप्लीट हो गई। यानी इतना बड़ा जो आपको एक सिलेबस कवर करना होता है उसमें से एक बुक आपकी बड़ी आसानी से कंप्लीट हो गई। तो चलिए समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। देखिए, जो व्यापार है इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ऐसा व्यापार जो देश की सीमाओं के भीतर होता है, जैसे उत्तर प्रदेश से केरल में होने वाला व्यापार, तो राष्ट्र की या देश की सीमाओं के भीतर होने वाला व्यापार राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका या अमेरिका और भारत, तो इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अच्छा देखिए, जब व्यापार की विश्व में शुरुआत हुई अलग अलग जगहों पे, तो इसमें वस्तु विनिमय होता था। यानी आपके पास मान लीजिए 1 केजी फल हैं और एक दूसरे व्यक्ति के पास एक गमला है, तो इसको आपस में आप लोगों ने बदल लिया। एक गमले के बदले आपने 1 केजी फल किसी को दे दिए। इसमें समस्या क्या आती थी? अब अगर आपके पास मान लीजिए 1.25 केजी फल हैं, तो अब ये जो एक्स्ट्रा 250 ग्राम है इसको आप कैसे बेचेंगे? क्योंकि गमले को एक रखा जा सकता है या फिर 2 किया जा सकता है। तो इस तरह की कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं आती थीं, जिसकी वजह से वस्तु विनिमय का स्थान मुद्रा ने ले लिया। पहले सोने के सिक्के चले, आज अलग तरह की मुद्रा चलती है, लेकिन वस्तु विनिमय जो है बदल गया मुद्रा के द्वारा। अब देखिए, अभी भी भारत में गुवाहाटी के से 35 किलोमीटर दूर एक जागीरोड स्थान है जहां पर जॉन बील मेला लगता है। इस मेले में आज भी वस्तु विनिमय होता है। जो वहां के आदिवासी समाज हैं वो वस्तु विनिमय करते हैं। बाकी की दुनिया में, अधिकतर बाकी के देश में वस्तु विनिमय समाप्त हो चुका है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के थोड़े इतिहास को समझ लेते हैं कि कैसे विश्व का व्यापार विकसित हुआ। देखिए, शुरुआती समय जो था उस समय इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह तो थी नहीं, तो व्यापार करना बहुत ही जोखिम का काम था। आपका जहाज डूब सकता है, रास्ते में आपको लूटा जा सकता है। तो ये जो लंबे रास्ते थे इनको साधारण चीजों के लिए, जिसमें कम प्रॉफिट है, कोई भी नहीं तय करता। तो ऐसी चीजों का व्यापार होता था जिसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, जैसे आभूषण या बहुत महंगे महंगे कपड़े। तो केवल विलासिता वाली चीजों का व्यापार होता था। इसके साथ ही फिर देखिए, जो चीन है उसमें एक सिल्क मार्ग था। सिल्क मार्ग इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये चीन और रोम को जोड़ता था। लगभग 6000 किलोमीटर लंबा ये मार्ग था और इस पर से जो मुख्य चीज थी जिसका व्यापार होता था वो सिल्क था, यानी रेशम था। इसके साथ ही फिर जो रोम की ऊन है, बहुमूल्य धातुएं हैं, इनका भी व्यापार होता था। अच्छा देखिए, जब रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया उसके बाद 12वीं और 13वीं शताब्दी में यूरोप में धीरे धीरे वाणिज्य में वृद्धि हुई। यानी कि जो यूरोप का व्यापार है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अच्छा, 15वीं शताब्दी में क्या हुआ? यूरोप ने उपनिवेशवाद शुरू किया। यानी कि यूरोप के जो अलग अलग देश थे, जैसे पुर्तगाल वगैरह, इन्होंने अलग अलग देशों पे शासन किया, जैसे अफ्रीका पर, भारत पर। अब इसमें इन्होंने क्या किया? देखिए, जैसे बागान है तो बागान में काम करने के लिए लोग चाहिए, तो सबसे अच्छा क्या है कि फ्री में काम करने वाले लोग मिल जाएं। तो बड़ा ही एक इनह्यूमन, बड़ी ही अमानवीय प्रथा थी दास प्रथा। इसमें क्या था कि लोगों को अफ्रीका से पकड़ा गया और उनको खुली बाजार में बेचा गया दास के रूप में, और इन लोगों से फिर अलग अलग जगह पे काम कराया गया, बागान में या फिर जो खान होती हैं, माइंस होती हैं। एक समय के बाद धीरे धीरे विश्व को एहसास हुआ, लगभग 200 वर्षों के बाद, कि ये काम बहुत ही गलत हो रहा है, मनुष्य को इस तरह से बाजार में बेचना सही नहीं है। तो 1792 में डेनमार्क में ये दास प्रथा बंद की गई, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन में, और 1808 में जो संयुक्त राज्य है उसमें दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया गया। लेकिन इस बीच इन देशों ने दास प्रथा से बहुत प्रॉफिट कमाया था। अच्छा, फिर देखिए, औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति मतलब जब मनुष्य की जगह मशीनें काम करने लगी।
तो ये जो औद्योगिक क्रांति थी, इसमें क्या हुआ, जैसे मांस है, ऊन है, इनका भी व्यापार होता रहा, बढ़ता भी रहा, लेकिन ज्यादा मूल्यवान व्यापार कौन सा हो गया, जिसमें ज्यादा वैल्यू थी, वो था विनिर्मित चीजों का व्यापार, यानी मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, जैसे कोई मशीन हो गई, कार हो गई, इस तरह के जो व्यापार थे वो ज्यादा आगे आ गए, और ये जो प्राथमिक चीजों का व्यापार था ये थोड़ा सा पीछे छूट गया, क्योंकि ज्यादा लाभ विनिर्मित चीजों में होता है। अब देखिए, फिर जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, इस समय पे क्या है, अलग अलग देशों में खींचातानी चल रही थी। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए हमारे भारत देश का सामान किसी देश में जाकर के बिक रहा है, तो हमको लाभ हो रहा है। अब अगर गुटबाजी है विश्व में, एक गुट है जो चाहता है कि भारत को लाभ ना हो, तो वो क्या करेगा, अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करेगा भारत के सामान को बिकने से रोकने के लिए। तो इस तरह के जो प्रतिबंध हैं वो पहले और द्वितीय विश्व युद्ध के समय देखे गए। इसी तरह का एक प्रतिबंध होता है टैक्स लगा देना। जैसे मान लीजिए हमारे भारत में कोई चीज है जो 50 रुपए में बन के तैयार हो जाती है और हम अमेरिका भेज रहे हैं 50 रुपए में बिकने के लिए। अमेरिका को लगता है कि इतना सस्ता प्रोडक्ट अगर हमारे यहाँ बिकेगा तो फिर अमेरिका का बना प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। तो अमेरिका क्या करता है, इसके ऊपर मान लीजिए 40 रुपए का टैक्स लगा देता है, इंपोर्ट ड्यूटी। अब ये अमेरिका में बिकेगा 90 रुपए का, तो यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका में महंगा हो गया, इसलिए कम बिकेगा। तो इस तरह की चीजों का इस्तेमाल पहले और दूसरे विश्व युद्ध के समय किया गया। और देखिए अभी हम लोग जब आगे WTO को पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे WTO ने इसी चीज का विरोध किया। ये जो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह है इसको हटाने के लिए दबाव डाला विश्व भर के देशों पे, वो आगे अभी हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक बात आती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो क्यों रहा है, ये खत्म क्यों नहीं हो जाता। देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। यानी कि एक देश है जिसको मान लीजिए इंजन बनाना बहुत अच्छे से आता है और दूसरा देश है जिसको सॉफ्टवेयर बनाना बहुत अच्छे से आता है। तो एक देश जो सॉफ्टवेयर का काम अच्छे से कर रहा है वो सॉफ्टवेयर बेचता है, और इसको जो इंजन चाहिए है ये वो जैसे भारत को मान लीजिए इंजन चाहिए है तो उसको हमने जर्मनी से खरीद लिया और बदले में अपने सॉफ्टवेयर को जर्मनी में बेच दिया। तो हमने उस चीज पे काम किया जिसमें हमें अच्छे से करना आता है और जर्मनी ने उस चीज पे काम किया जिसे जर्मनी अच्छे से कर लेता है। इसको कहते हैं उत्पादन में विशिष्टीकरण, यानी किसी एक उत्पाद को आप इतना अच्छा बना लेते हैं जितना अच्छा कोई और नहीं बना पाएगा। देखिए ये जो विश्व व्यापार है इसी से जुड़ा और एक कॉन्सेप्ट है तुलनात्मक लाभ। तो तुलनात्मक लाभ की वजह से भी विश्व व्यापार होता है। इसको थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। मान लीजिए आप एक विकसित देश में रहते हैं और आपके देश में जो खाद्य वस्तुएं हैं जैसे गेहूं, चावल, इनको मंगाया जाता है किसी पिछड़े देश से। तो इसका कारण क्या है, आपके पास भूमि भी है, आप चाहें तो अपनी फसलें खुद उपजा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पर जो आपके पास जमीन है वहां पर अगर आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो कई गुना पैसा आप कमा सकते हैं। तो कर आप दोनों काम सकते हैं, कृषि भी कर सकते हैं, उद्योग भी लगा सकते हैं, लेकिन उद्योग को लगा के जितना आपको लाभ होगा वो बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करते हैं, उद्योग लगा लेते हैं और ऐसी चीजें जिनको करने में कम लाभ होगा उसको आप दूसरे देशों से खरीद लेते हैं। तो ये तुलनात्मक लाभ है, इसकी वजह से भी विश्व व्यापार हो रहा है। तो आज के समय में तो जो विश्व व्यापार है पूरे विश्व का जो आर्थिक व्यवस्था है इसका आधार बन गया है। चाइना से भारत खरीद रहा है, भारत से अमेरिका खरीद रहा है, पूरा विश्व आपस में जुड़ा है। और आज के समय में जो देशों की विदेशी नीतियां हैं वो विश्व व्यापार से प्रभावित हैं। जैसे भारत ईरान से क्यों अच्छे संबंध रखना चाहता है, क्योंकि ईरान हमको सस्ते कीमत पर कच्चा तेल दे सकता है। तो यानी आज विश्व व्यापार जो है इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। अब देखिए हम लोग कुछ ऐसे आधारों की बात करेंगे जिनकी वजह से विश्व व्यापार हो रहा है, यानी कि वो कौन से कारण हैं जो विश्व व्यापार को प्रेरित करते हैं। पहला हो गया राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। देखिए हाँ, ऐसे मान लीजिए कि एक देश है, इसके पास कोयला खूब है और दूसरे देश को कोयले की जरूरत है, तो इन दोनों के बीच में व्यापार होने लगेगा।
तो कई बार भौगोलिक संरचना के चलते किसी देश में विशेष तरह के खनिज संसाधन होते हैं या विशेष तरह की संभावनाएं होती हैं। जैसे हमारे देश की जो भौगोलिक संरचना है उसकी वजह से हमारे यहाँ जो कृषि फसलें हैं, गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, इनका अच्छा उत्पादन हो जाता है। इसी तरह से खनिज संसाधन, अब जैसे हमारे देश में यूरेनियम नहीं उपलब्ध है तो जाहिर सी बात है इसको हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ेगा। तीसरी चीज हो गई जलवायु। कई बार जो जलवायु है, अब ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि अलग अलग जलवायु में अलग अलग तरह के वृक्ष होंगे, अलग अलग तरह के पशु होंगे, यानी कि अलग अलग जो जलवायु के देश हैं उनके पास बहुत ही अलग तरह का माल जो है उपलब्ध होगा। तो इनका भी आपस में खरीदा बेची होती रहती है और इसकी वजह से विश्व व्यापार चलता रहता है। फिर देखिए, पहला हम लोगों ने देख लिया संसाधन, दूसरा है जनसंख्या जिसकी वजह से व्यापार होता है। इसमें आ जाते हैं सांस्कृतिक कारक, यानी कि कुछ विशेष तरह की चीजें हैं, जैसे कि ईरान की कालीन। अब ईरान की कालीन विश्व में प्रसिद्ध है तो ये सांस्कृतिक एक कारण हो गया जिसकी वजह से ईरान की जो विश्व प्रसिद्ध कालीन है इसका व्यापार पूरे विश्व में होता है। और इसके साथ ही जनसंख्या का आकार, देखिए जितनी बड़ी जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा डिमांड होगी। भारत में इतना ज्यादा चीजों को क्यों आयात किया जाता है? क्योंकि हमारी जनसंख्या बड़ी है, हमें बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत है। तो यानी जनसंख्या का जो बड़ा आकार है प्लस जनसंख्या की क्रय शक्ति भी, यानी जनसंख्या खरीद कितना सकती है। बहुत गरीब देश है जहां लोग खरीद ही नहीं सकते हैं तो वहां पर ज्यादा व्यापार नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जरूरत तो है लेकिन आज चुकाने के लिए पैसा नहीं है। तो भारत जैसा जो बाजार है जहां पर लोगों के पास ठीक ठाक पैसा भी है और एक बड़ा बाजार भी है, ये बाजार विश्व व्यापार को आकर्षित करता है और विश्व के अलग अलग देश व्यापार करना चाहते हैं। के बाद देखिए, फिर विश्व व्यापार का अगला कारण है आर्थिक विकास की प्रावस्था, यानी आपके देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ है। एक देश है जो बहुत ज्यादा विकसित है और दूसरा देश है जिसका अभी बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है। तो बहुत विकसित देश के पास क्या होगा, जेट प्लेन बनाना जानता है, ये बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, कार्स हैं, इन चीजों को ये बनाएगा और बेचेगा। वहीं पे ये देश जिसका कम विकास हुआ ये क्या करेगा, जो इसके पास रॉ मटेरियल है जैसे लौह अयस्क हो गया या फिर मान लीजिए पेट्रोलियम हो गया या फिर इसके पास जो खेती का सामान हो गया यानी कृषि उत्पाद हो गया, इन चीजों को ये बेचेगा। तो आपके देश का कितना आर्थिक विकास हुआ है इस पे भी डिपेंड करता है कि व्यापार किस तरह का होगा। इसके साथ ही विदेशी निवेश की सीमा, देखिए अफ्रीका के ऐसे बहुत से देश हैं जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में खनिज संसाधन है, लेकिन इनकी समस्या क्या है कि इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत कम है, यानी खनिज संसाधन को जो जमीन से निकालने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए और साथ में जो पैसा चाहिए, ये दोनों चीजें इनके पास नहीं है। और फिर इसको विश्व में बेचने के लिए जो बड़े बड़े बंदरगाह चाहिए और ये सारा जो सेटअप चाहिए वो भी इनके पास नहीं है। तो जिन देशों में विदेशी निवेश पहुंच जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज जाती हैं और सरकार से कहती हैं कि हम आपके देश में काम करेंगे, इस खनिज संसाधन को निकालेंगे और इसको एक्सपोर्ट करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो इस तरह की कंपनीज जहां पहुंच जाती हैं जिसको विदेशी निवेश कहते हैं, उन देशों का विश्व व्यापार बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है, मान लीजिए अफ्रीका के एक देश से इस तरह के खनिज संसाधनों को अमेरिका में मंगाया गया। अमेरिका क्या करेगा, जैसे अगर लोहे को मंगाया है तो लोहे की मशीनें और भी चीजें बना करके विश्व में बेचेगा। तो ऐसे एक व्यापार चक्र चल जाता है, यानी विदेशी निवेश से भी व्यापार में सुविधा होती है। और परिवहन तो देखिए एक बहुत ही नॉर्मल बात है, व्यापार तो आप तभी करेंगे जब परिवहन के साधन होंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचाने के साधन होंगे। तो परिवहन भी बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व व्यापार के लिए। अब देखिए कॉन्सेप्ट आता है व्यापार संतुलन का। जैसे भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार की मुख्य समस्या क्या है, व्यापार संतुलन चाइना के पक्ष में झुका हुआ है। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। आप और मैं आपस में चीजों का खरीदा बेची कर रहे हैं। अब क्या है कि मैं आपको इतनी सारी चीजें बेचता हूं कि आपका सारा पैसा मेरे पास आया जा रहा है और बदले में आपके पास बहुत कम चीजें हैं जो आप मुझको बेच पाएं। तो ऐसे में क्या होगा, अंतिम रूप से आपकी जेब का जो सारा पैसा है वो मेरे पास आ जाएगा।
तो ये होता है व्यापार असंतुलन। ये देशों के बीच भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? आप जैसे मान लीजिए गरीब देश हैं और आप अपने यहाँ का सारा लोहा बेचे दे रहे हैं अमेरिका, जर्मनी ऐसे देशों को, और ये लोहा आपका बहुत सस्ते में जा रहा है, लेकिन इसी लोहे से वो जब मशीन बनाकर आपको बेच रहे हैं तो वो आपको बहुत महंगे में खरीदना पड़ रही है। तो ये एक व्यापार असंतुलन का कारण है, और भी इस तरह के कारण होते हैं, और इसकी वजह से एक देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। अब इसी बात को अर्थशास्त्र की भाषा में समझ लेते हैं। तो देखिए, दो शब्द होते हैं, आयात और निर्यात। अब देखिए, आयात का मतलब है कि आप अपने देश में सामान मंगा रहे हैं, निर्यात का मतलब है कि दूसरे देशों को बेच रहे हैं। अगर आपका कुल जो निर्यात किया जाने वाला सामान है उसका मूल्य ज्यादा है, जैसे आपने 100 रुपए का निर्यात किया और आपका आयात कम है, आपने टोटल एक साल में देश में 70 रुपए के सामान को मंगाया, तो क्या है, आपका धनात्मक संतुलन होगा, यानी आपको 30 रुपए का लाभ हो गया। और वहीं पर आपने 100 रुपए का आयात किया, 100 रुपए के सामान को बाकी देशों से मंगाया और केवल 50 रुपए का निर्यात किया, तो अब क्या है, 50 रुपए आपकी जेब से चले गए, यानी कि आपको एक ऋणात्मक संतुलन अपनी अर्थव्यवस्था में दिखाई देगा। और ऋणात्मक संतुलन का अर्थ क्या होगा कि देश जितना खरीद रहा है उससे काफी कम बेच रहा है, यानी कि खरीद ज्यादा रहा है, बेच कम रहा है, और अंतिम रूप से वित्तीय संचय की समाप्ति इसका रिजल्ट होगी। वित्तीय संचय मतलब जो आपके पास फंड है देश में, जो पैसा है, और संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो जो आपने पैसा इकट्ठा कर रखा है उसका समाप्त हो जाना, इसका अंतिम परिणाम होगा ऋणात्मक व्यापार संतुलन का। इसीलिए कोई भी देश ऋणात्मक व्यापार संतुलन से बचने की हमेशा कोशिश करता है, जैसे हम चाइना के संबंध में करते हैं। अच्छा, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को शुरू में जो देखा था वो व्यापार के दो भाग देखे थे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। यहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके दो भाग हैं, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक। द्विपार्श्विक क्या है, दो देश हैं, ये आपस में व्यापार करते हैं, मान लीजिए जापान और रूस के बीच में होने वाला व्यापार, या जापान और अमेरिका के बीच में होने वाला व्यापार। बहुपार्श्विक व्यापार क्या है कि कई सारे देश हैं जो आपस में व्यापार कर रहे हैं, जैसे आपने आसियान देशों का नाम सुना है, या फिर हमारा जो पूरे विश्व में आज व्यवस्था चल रही है इसमें बहुपार्श्विक व्यापार दिखता है। और इसमें देखिए मोस्ट फेवर्ड पॉलिसी भी आती है, यानी कि हम व्यापार तो सबसे करेंगे, जैसे भारत देश है तो हम व्यापार तो सबसे करेंगे, लेकिन कुछ हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन है, यानी कि मान लीजिए एक सामान है उसको हम अमेरिका से भी खरीद सकते हैं, जापान से भी खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदेंगे वहीं से जो हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन होगा, जिसके साथ हमें व्यापार करना सबसे अनुकूल है। तो इस तरह से ये बहुपार्श्विक व्यापार होता है जिसमें विश्व के कई सारे देशों के साथ व्यापार किया जाता है। अब देखिए, विश्व व्यापार के संदर्भ में जो मुक्त व्यापार का कॉन्सेप्ट आता है ये मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, मान लीजिए हमारे भारत देश में एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है। ये कंपनी 100 रुपए में मोबाइल को भारत भर में बेच रही है, यानी एक फोन कितने का है, 100 रुपए का। अमेरिका से एक कंपनी आती है, जैसे आईफोन है, और कहती है कि हम भी भारत में अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, और ये कहती है कि हम अपना जो आईफोन है इसको 90 रुपए में बेचेंगे। अब देखिए, अमेरिका जैसे जो देश हैं ये भारत जैसे देशों के ही कीमत पर विकसित हुए हैं, हमारे ही संसाधन थे जिनका उपयोग करके इन देशों ने अपना विकास किया और खूब टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। तो अब इनके जो ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी वाले फोन हैं, अगर वो भारत में सस्ते में बिकेंगे तो भारत की कंपनी नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमारी सरकार क्या कहती है, आप 90 रुपए का बेचना चाहते हैं बेचिए, लेकिन इस पर हम 50 रुपए का टैक्स आपसे लेंगे, जिसको कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी या सीमा शुल्क। तो अब क्या है, आईफोन की मजबूरी है कि ये इसको, एप्पल कंपनी की मजबूरी है कि ये अपने फोन को 140 रुपए का बेचे। अब भारतीयों को लगेगा कि ये तो काफी महंगा फोन है, तो हमारे देश का जो मध्यम वर्ग है वो ये 100 रुपए वाले फोन को खरीदता रहेगा। अब देखिए, मुक्त व्यापार का मतलब ये है कि ये जो 50 रुपए का टैक्स है
इसको भारत सरकार जितना हो सके उतना कम करे। जैसे कि भारत सरकार कहे कि ठीक है, ये 50 रुपए के टैक्स को हम करके 20 रुपए कम करके किए दे रहे हैं, यानी एप्पल का फोन हो गया 110 रुपए का भारत में और भारत वाला हो गया 100 रुपए का। इसको कहते हैं मुक्त व्यापार की स्थिति। यानी कि कोई भी विश्व का देश आए और हमारे बाजारों में अपने सामान को बेचे, हम उसको कोई किसी तरह से रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। रोकने की कोशिश कैसे की जाती है? यही टैक्स वगैरह लगा के। तो ये टैक्स वगैरह इतने कम कर दिए जाते हैं देश के अंदर कि कोई भी देश आकर के अपने सामान को आसानी से बेच पाए, और इसी को हम लोग मुक्त व्यापार कहते हैं। देखिए, हमारे विश्व के जो विकसित देश हैं, अमेरिका हो गया, यूरोप के अलग अलग देश हो गए, ये मुक्त व्यापार का बहुत समर्थन करते हैं। उसका कारण क्या है? इनकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है, तो इनकी बनाई कार्स हैं, मोटरसाइकिल हैं, मोबाइल फोन हैं, काफी सस्ते होते हैं और उनकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है। तो ये चाहते हैं कि पूरे विश्व के जो बाजार हैं उनको ये कैप्चर कर ले, वहां पर इनके उत्पाद बिके। और देखिए, जो हमारे विकासशील देश हैं, पिछड़े हुए देश हैं, जैसे भारत देश हमारा है विकासशील देश, तो इस तरह के देशों के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि फिर हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा, हमारे देश में रोजगार कैसे उत्पन्न होंगे। तो हम हर तरह से अपने बाजार में इस विदेशी माल को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे कि हमारा व्यापार संतुलन ना बिगड़ जाए। एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर आईफोन बहुत सस्ता हो तो आप कौन सा फोन लेना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है, आप आईफोन ले लेंगे। अब देखिए, आपने मुक्त व्यापार को समझ लिया, तो ये मुक्त व्यापार पूरी दुनिया में हो सके, इसके लिए एक संस्था बना दी गई जिसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये WTO कैसे बना? हम लोगों ने क्लास के शुरू में देखा कि विश्व युद्ध के समय जब दुनिया गुटों में थी, तो एक देश का सामान दूसरे देश में ना बिक पाए, इसके लिए ज्यादा सीमा शुल्क लगा दिया गया। अभी जिस सीमा शुल्क के बारे में, इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। फिर विश्व में जरूरत महसूस हुई कि जो मुक्त व्यापार है या जो व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए ये सीमा शुल्कों में कमी की जरूरत है। तो विश्व युद्ध के बाद 1948 में ये जो उच्च सीमा शुल्क हैं और व्यापार से संबंधित अन्य बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था GATT, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो थी, यही बाद में WTO बनी। 1994, जो 1994 का समय था, इस समय देशों ने मिल करके ये निर्णय लिया कि विश्व भर में मुक्त व्यापार होना चाहिए, और इस मुक्त व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए 1994 में जो GATT था, जो GATT था, इसको WTO में परिवर्तित कर दिया गया। और ये WTO क्या करता है? देखिए, WTO एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है, यानी कि ये जो व्यापार के नियम हैं उनको लागू कराने का काम करता है। ये विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियम बनाता है और जो सदस्य देशों के बीच के विवाद हैं उनका निपटारा भी करता है। विश्व व्यापार संगठन दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं और बौद्धिक संपदा अधिकार आदि के व्यापार में भी काम करता है, यानी कि दूरसंचार, बैंकिंग, इन सभी व्यापारों को नियंत्रित करने का काम, या कह लीजिए इन पर नजर रखने का काम WTO करता है। और WTO की आलोचना क्यों होती है? ये जो विकसित देश हैं उनके पक्ष में झुका है। जैसा मैंने बताया कि जो विकसित देश हैं वो पूरे वर्ल्ड की मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं WTO इसी का एक टूल बन करके रह गया है। अच्छा, देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े कुछ मुद्दे हैं। जैसे एक आपके सामने चाकू है। अब ये अच्छा है या बुरा है, ये डिपेंड करता है कि आप इसको यूज किस चीज के लिए कर रहे हैं। वैसे ही विश्व व्यापार अच्छा है, इससे पूरे विश्व की समृद्धि हो सकती है, लेकिन आज के विश्व में जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं वो पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, कितना हमारा समुद्र को नुकसान हो रहा है, इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके लगातार अपने लाभ के लिए काम करती जा रही हैं। यानी कि विश्व की अनेकों जो समस्याएं हैं वो इन कंपनीज की देन है।
तो इसीलिए आज विश्व व्यापार, हमारे जो पर्यावरण है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, इसके लिए एक संकट बन गया है। देखिए, जो विश्व व्यापार है इसका ज्यादातर जो भाग है वो समुद्री व्यापार के माध्यम से होता है। तो समुद्री व्यापार के लिए आपको बंदरगाह या पत्तन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आपके सामने देखिए एक बंदरगाह है, इस पे कौन कौन से काम होंगे। यहाँ आकर के जहाज रुकेंगे, यहाँ पर जहाज में सामान को चढ़ाया जाएगा, उतारा जाएगा, जो सामान को चढ़ाया उतारा जाना है उसको यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं, जो भी जहाज को सुविधाएं चाहिए हैं, वो सारी बंदरगाह पर उपलब्ध होती हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, वैसे ही बंदरगाह पे जहाज रुकता है। तो कितने प्रकार के पत्तन हो सकते हैं? देखिए, सामान्य रूप से पत्तन का जो वर्गीकरण है, पत्तन मतलब सी पोर्ट या फिर बंदरगाह, तो पत्तन का वर्गीकरण उनके द्वारा संभाले गए यातायात के प्रकार के अनुसार होता है। जैसे कि औद्योगिक पत्तन हो सकता है, नाम से पता चल रहा है कि ये जो औद्योगिक पत्तन है इस पर जैसे अनाज है, चीनी है, लौह अयस्क है, तेल है, रसायन है, ये सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाएंगी। यानी कि इस तरह के जो जहाज हैं जिनको लौह अयस्क वगैरह ले जाना है, वो यहाँ आकर के रुकेंगे। फिर होता है वाणिज्यिक पत्तन। तो इसमें देखिए आपको कुछ जो मैन्युफैक्चर्ड चीजें हैं, जैसे मशीनें हैं, कार्स हैं, जेट प्लेन्स हैं, वो सारे आपको इस बंदरगाह पर लोड होते हुए जहाजों में दिखाई देंगे। और इसमें जो यात्री जहाज होते हैं वो भी यहाँ आकर के खड़े होंगे, कॉमर्शियल, क्योंकि ये पत्तन है। और अंतिम रूप से आते हैं विस्तृत पत्तन। तो देखिए, जहां पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, वो विस्तृत पत्तन पे ही होता है। तो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े पत्तन हैं, बड़े बड़े बंदरगाह हैं, वो विस्तृत पत्तन ही हैं। इसके बाद देखिए, अवस्थित यानी लोकेशन के आधार पर भी हम लोग पत्तन को वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि अंतर्देशीय पत्तन, ये समुद्र तट से दूर होते हैं। ये आपका समुद्र तट है तो यहाँ पर बंदरगाह है, और ये बंदरगाह जो है समुद्र से किसी नदी या नहर के माध्यम से जुड़ा होता है। जैसे कि भारत में जो कोलकाता है, ये हुगली नदी के माध्यम से कोलकाता का बंदरगाह जो है समुद्र से जुड़ा हुआ है। अच्छा, बाह्य पत्तन जो हैं ये गहरे जल के पत्तन होते हैं, और जो वास्तविक पत्तन है इससे दूर होते हैं। ये उन जहाजों जो अपने बड़े आकार के कारण, ऐसा है देखिए कि मान लीजिए यहां पर एक बंदरगाह है और यहां तक बड़ा जहाज नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि यहां पर समुद्र उतना ज्यादा गहरा नहीं है, उथला है। तो एक आगे आपने बंदरगाह यहां पर बना दिया, यहां पर आकर के ये गहरे समुद्र में आपने यहां पर बंदरगाह बनाया है। यहां आकर के आपका जहाज रुकेगा, और यहां से फिर सामान जो है छोटे छोटे जहाजों के माध्यम से ये जो आपका मुख्य पत्तन है यहां तक पहुंचा दिया जाएगा। फिर देखिए, जो पत्तन के ऊपर काम हो रहा है जिस तरह का, उस क्रियाकलाप के आधार पे भी इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे तेल पत्तन, जाहिर सी बात है जहां पर तेल को एक जगह से मंगाया जा रहा है और या फिर कहीं पर भेजा जा रहा है। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे पत्तन हैं जहां पर जिन देशों में तेल है तो वहां से तेल को ये पत्तन दूसरी जगह पर जहाज के माध्यम से भेजते हैं। और भारत में कुछ बंदरगाह हैं जहां पर ये तेल आता है और फिर इनको रिफाइनरी में भेजा जाता है, और रिफाइनरी से आने के बाद जब इसको पेट्रोलियम वगैरह में बदल दिया जाता है तो अलग अलग जगहों पर इसको वापस से बेचा जाता है। इसके साथ ही मार्ग पत्तन भी होते हैं। देखिए, एक जहाज है, इसको बहुत दूर जाना है तो ये बीच में रुक जाता है। यहाँ पर ये अपने जो खाद्य वस्तुएं हैं उनको ले लेगा, जो इसको तेल वगैरह ईंधन वगैरह भरवाना है वो भरवा लेगा। तो ये मार्ग पत्तन या विश्राम पत्तन होते हैं। जैसे कि होनोलुलु हो गया, सिंगापुर हो गया, इसके उदाहरण हो गए। इसके साथ ही पैकेट स्टेशन होते हैं, इसको फेरी पत्तन भी कहते हैं। फेरी को आपने अच्छे से सुना होगा, इसमें छोटी दूरियां तय की जाती हैं, और खासकर जो यात्री हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। जैसे भारत में पर्यटक जो हैं बहुत सारे, वो लक्षद्वीप वगैरह तक जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ये फेरी पत्तन हो गए। फिर आंत्रपो पत्तन आते हैं, ये एकत्रण केंद्र हैं। यहाँ पर देखिए, जो अलग अलग देशों में निर्यात करना है, मान लीजिए भारत से बहुत सारी चीजें निर्यात होती हैं, तो आंत्रपो पत्तन पर क्या होगा, ये सारी चीजें एक जगह पे लाके इकट्ठी की जाएंगी
और उसके बाद इनको जहां भी निर्यात करना है, जहां भी भेजा जाना है, वहां भेजा जाएगा। तो सिंगापुर एशिया के लिए एक आंत्रपोपत्तन है, यानी सिंगापुर में सारी चीजें जो बाकी विश्व में भेजना है देशों को, वो सारी एक जगह पे आकर इकट्ठी होती हैं। और रोटरडम जो है यूरोप के लिए, और कोपेनहेगन जो है ये बाल्टिक क्षेत्र के लिए एक आंत्रपोपत्तन है। यानी कि जैसे रोटरडम है तो यूरोप का जो सारा सामान है जो विश्व में निर्यात होना है वो रोटरडम में आके इकट्ठा होता है। फिर आ जाता है नौसेना पत्तन। तो नौसेना पत्तन जैसे भारत में कोची हो गया, तो इनमें मुख्य चीज क्या है कि यहाँ पर सैन्य गतिविधियों के लिए होता है। जो हमारे युद्धक जहाज, पनडुब्बी, ये सारी चीजें हैं वो यहाँ पर आपको नौसेना पत्तन पर मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपकी जो एनसीईआरटी की क्लास 12th की बुक है ज्योग्राफी की, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चाहे आप किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लास 12th में हैं, या आप किसी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि हम लोगों ने फैक्ट्स को भी देखा है अपनी क्लासेस में और कॉन्सेप्ट को भी देखा है। तो अब अगली क्लास में हम लोग एक नई एनसीईआरटी की बुक को डिस्कस करने के साथ अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। अभी तक की क्लासेस को देखने के लिए धन्यवाद।